मोदी 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 मोदी। मित्रों, मंच की कार्रवाई में प्रारंभ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीकृष्ण शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मोदी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने की कृपा करें। आदरणीय शिव प्रताप जी से अनुरोध करूंगा पुष्पगुच्छ भेंट करके कृपा करें। आदरणीय महेंद्र सिंह जी से व्यवस्थित रखिएगा, एक एक व्यक्ति आते जाइएगा। महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा। आदरणीय भवाला जी से अनुरोध करूंगा। आदरणीय अंशुल वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, सांसद हरदोई। आदरणीय बहन अंजू बाला जी से अनुरोध करूंगा। संडीला विधानसभा के प्रत्याशी राजकुमार अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। रामपाल वर्मा जी, बाला मऊ, आशीष सिंह आसू, मल्लावा बिलग्राम, प्रभास जी सांडी, श्याम प्रकाश जी गोपा मऊ और हरदोई के हमारे प्रत्याशी राजा बकत सिंह जी, राठौर जी मुकुट पहना के स्वागत करेंगे। हो गया। माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, चारों महामंत्री, जीवन सिंह अक्रवंशी, आदरणीय भुल्लन भैया, अजय वाजपेयी भुल्लन भैया, आदरणीय डॉक्टर अरुण मौर्य जी। हाँ भवाना जी बोल दिया आपने। आदरणीय भवाना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और महामंत्रीगण से अनुरोध करूंगा कि बड़ी माला से मोदी जी का स्वागत करने की कृपा करें। शिव प्रताप जी, दोनों सांसदगण भी सहयोग करेंगे। सारे प्रत्याशी भी खड़े हो जाएंगे व्यवस्थित तरीके से। मोदी 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 मोदी। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा यथास्थान अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। विनोद राठौर जी मुकुट पहना के स्वागत किया है। वही अंशुल वर्मा जी से अनुरोध करूंगा प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें, स्वागत करने की कृपा करें। हो गया ना? ठीक है, हो गया। बाईं तरफ शंख की ध्वनि आ रही है। शंख की ध्वनि बजाकर हमारे कार्यकर्तागण मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं मंच की कार्रवाई आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय शिव प्रताप जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा 2 शब्दों में मोदी जी का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय शिव प्रताप जी। मैं हरदोई की इस पवित्र भूमि पर जहां भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था और जहां एक दूसरी बार भगवान वामन ने बलि को ताड़ने के लिए अवतार लिया था, मैं ऐसे हरदोई की भूमि पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के जननायक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वह आकर के इस विशाल समुदाय को, विशाल जनसमूह को जो उनको सुनने के लिए आई है, उनका स्वागत करने के लिए आई है, उनको अब अपने शब्दों से निश्चित रूप से अभिभूत करें। हमारे सबके मन के नेता, हमारे हृदय के नेता, हमारे अंतर मन के नेता, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, सुनने के बाद जिन्हें गुनना अच्छा लगता है, उनके शब्दों को चुनना अच्छा लगता है,
उनके बताए हुए रास्तों पर चलना अच्छा लगता है। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार मोदी जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। भारत माता की मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री जी, श्रीमान नीरज सिंह, संसद में हमारे साथी श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, श्रीमान इंद्रेश्वरनाथ गुप्ता जी, डॉक्टर अरुण मौर्य जी, श्रीमान अजय वाजपेयी भुल्लन जी, संसद में हमारे साथी और हमेशा मुस्कुराता हुआ ही रहना मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी, सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर जीवन अर्कवंशी जी, सांसद श्रीमती अंजू बालाजी, जिला महासचिव श्री कर्म सिंह, श्री राजेश अग्निहोत्री, श्री रामचंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह, विधायक अनिल वर्मा जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शाहबाद से श्रीमती रजनी तिवारी जी, स्वराजपुर से श्रीमान माघवेंद्र प्रताप सिंह जी, हरदोई से श्रीमान राजबक्श सिंह, गोपामऊ से श्रीमान श्याम प्रकाश जी, सांडी से श्रीमान प्रभाष कुमार जी, बिलग्राम से श्रीमान आशीष सिंह, बालामाऊ से श्रीमान रामपाल वर्मा जी, संडीला से श्री राजकुमार रजिया जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मैं 2014 में भी हरदोई आया था। लेकिन तब एक छोटे से मैदान में सभा रखी गई थी, और आज ये विशाल मैदान भी छोटा पड़ गया। उधर भी फेंसिंग के उस पार लोग खड़े हैं, यहां पर सारे छत भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में
आप हमारे सभी उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ हमारा हरदोई और ऐसी धरती जहां दो दो बार हरि पधारते हैं, ऐसा हरदोई। लेकिन इस हरदोई के लिए मेरी शिकायत है। करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो, नाराज हो जाएंगे तो। अरे चुनाव के दिनों में नाराज करना अच्छा होता है क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? करूं शिकायत करूं? पक्का? नहीं, अभी भी लगता है थोड़ा है। उधर वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना? इधर वालों को बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरी शिकायत है। 2014 में मैं खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था। लोकसभा का चुनाव था, तब मैं यहां आया था, लेकिन इससे 1/4 लोग भी नहीं आए थे। और आज पूरा ऐसा लग रहा है केसरिया समंदर है मेरे सामने। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। मैं आज उत्तर प्रदेश के जिन 2 चरण में मतदान पूरा हुआ, उन 2 चरण में भारी मतदान हुआ और सब प्रकार के अनुमान लगाने वालों ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रथम 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी जन समर्थन दिया उत्तर प्रदेश ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है सारी दुनिया की जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े, उसकी तारीफ न हुई हो। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? सारा हिंदुस्तान गर्व अनुभव कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है।
देश आगे बढ़ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर पीछे रह जाएगा तो चलेगा क्या? और उत्तर प्रदेश आगे न बढ़े तो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? अगर उत्तर प्रदेश बिहार से गरीबी गई तो मान लीजिए हिंदुस्तान से गरीबी गई। अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिल गया तो मान लीजिए हिंदुस्तान से बेरोजगारी गई। इतना बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश के करोड़ों करोड़ों लोग, सामर्थ्यवान लोग, गंगा यमुना की धरती, ऊर्जाऊ भूमि, मेहनत कश लोग, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, लोगों में कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, सामर्थ्य की भी कमी नहीं है, संकल्प की कमी नहीं है। अगर कमी है तो यहां की सरकारों के इरादों की। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इस पर कभी सोचा नहीं गया। जो भी आया अपनी वोट बैंक संभालने में ही लगा रहा, वोट बैंक संभालने में। अपनी जो वोट बैंक है उसका भला हो जाए, उसके झोले में कुछ डाल दो, खुर्सियां आती रहेगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को ये सपा बसपा कांग्रेस के चक्कर से मुक्त किए बिना उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। आपने मुझे सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश इतनी ताकत दे गया कि देश को स्थिर सरकार मिली। ये उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद थे कि गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सका। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। आपने मुझे गोद लिया है, ये उत्तर प्रदेश मेरा माई बाप है। यहां की स्थिति बदलना, गोद लिया हुआ बेटा हूं तो भी ये मेरा कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए।
भारी बहुमत से बनाइए। मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के भीतर भीतर जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, रास्ते खोज करके दे दूंगा भाइयों, रास्ते खोज करके। आप मुझे बताइए, पुलिस थाना, ये पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? आप मुझे बताइए, पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? पुलिस थाना कानून नियम से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पुलिस की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजनेताओं की दखल बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, थानेदार को भी गुना रजिस्टर करने से पहले इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। ये मेरी जानकारी सही है कि नहीं है? ये मेरी जानकारी सही है कि नहीं है? इससे मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी है? अगर सपा के कार्यकर्ता तय करेंगे कि किसका गुना रजिस्टर हो, किसका न हो, तो फिर गुंडा गर्दी करने वालों को कोई रोक पाएगा क्या? खुला मैदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये परिस्थिति भाइयों बहनों, शांति अगर चाहिए तो कानून व्यवस्था का जिम्मेवारी से पालन होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपने पराये नहीं होने चाहिए। गुनहगार गुनहगार होता है। जब तक इस प्रकार से काम नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी से नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, हमारे देश में राजनीतिक जो हत्याएं होती हैं, पूरे देश में उन राजनीतिक हत्याओं में सबसे ज्यादा देश में अगर हत्याएं कहीं होती है तो वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अब ये उनका काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? लोकतंत्र में अगर कोई उनको लगता है ये उभर रहा है, साल भर के भीतर भीतर उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। भाई, क्या ये लोकतंत्र है? भाइयों बहनों, अरे सरकारें आएगी जाएगी, ये जनता जनार्दन अजरा अमर होती है। उसकी सुरक्षा के बिना कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सबसे अधिक अगर गैंग रेप की घटनाएं कहीं होती है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहता हूं, आप तो परिवार वाले हैं, परिवारवाद वाले हो, परिवार का हर व्यक्ति फले फूले इसके लिए आप सब लोग लगे रहते हो। क्या आपको उत्तर प्रदेश अपना परिवार नहीं लगता है क्या? क्या उत्तर प्रदेश की बहन बेटी आपके परिवार की नहीं है क्या?
और गैंगरेप हो, और ये परिवार के लिए इतने समर्पित नेता लोग जो बयानबाजी करते हैं, आंखों से पानी निकाल दे ऐसी बयानबाजी करके हमारी माताओं बहनों को अपमानित करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का एक चित्र बदला जा सकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियारों के द्वारा फायरिंग से कट्टे, यहां कट्टा बोलते हैं ना, मैं तो हैरान हूं जी, कट्टे का राज चलता है। भाइयों बहनों, गैर कानूनी हथियारों से फायरिंग से 3000 लोग मरते हैं या 3000 हत्याएं होती है। ये कट्टे कौन बनाता है? ये कट्टे के कारोबार कौन करते हैं? ये कट्टे बेचने वाले कौन है? बारूद पहुंचाने वाले कौन है? क्या पुलिस कुछ नहीं कर सकती? भाइयों बहनों, अगर सरकार सही हो, अगर घुड़सवार सही हो, तो घोड़ा भी तो सही दिशा में चलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में कुल आर्म्स एक्ट को लेकर के जो गुना रजिस्टर होते हैं, ये सिर्फ रजिस्टर वालों की बात करता हूं, अनरजिस्टर की तो बात ही छोड़ो। आर्म्स एक्ट, हथियारों से संबंधित कानून, उसके विषय में जितने केसेस होते हैं, करीब करीब 50% अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं, और जो रजिस्टर नहीं होते हैं, अगर वो संख्या जोड़ दी जाए तो पता नहीं हिंदुस्तान का कोई एक राज्य 100वें नंबर पर भी नहीं आएगा। अकेला उत्तर प्रदेश 1 से 100 में वही रहेगा जी। दलितों पर अत्याचार, भाइयों बहनों, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, इनकी सुरक्षा ये राज्य की पहली जिम्मेवारी होती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा, इनके कारनामे देखो। पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं, उसमें 20% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होती है, और सजा का तो नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, समाज का सामान्य से सामान्य व्यक्ति, उसके जीवन पर इस प्रकार के संकट, और इसके लिए सीधी जिम्मेवारी सरकार की है। कानून भी है, पुलिस भी है, थाने भी है, फिर भी स्थिति बेहाल है, कारण सरकार में बैठे हुए लोगों में कोई कमी है, कोई दोष है। भाइयों बहनों, आपके खेत की बाढ़ भी कोई काट के ले जाए तो जीवन भर उस परिवार से अनबन हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आपके खेत साथ छेड़छाड़ से भी कोई चुरा ले तो उससे अनबन होती है कि नहीं होती है? प्राकृतिक संपदा ये समाज की संपत्ति होती है, देश की संपत्ति होती है। बालू ही क्यों ना हो, वो संपत्ति देश की होती है, राज्य की होती है। अवैध खनन,
खनन माफियाओं का बोलबाला हरदोई में है कि नहीं है? खनन की बोलबाला, गैर कानूनी खनन, ये यहां का मुख्य कारोबार हो गया कि नहीं हो गया है? ये किसके आशीर्वाद से चलता है भाई? किसके आशीर्वाद से चलता है? किसके आशीर्वाद से चलता है? राज्य का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रकृति का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलाके का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नदियों में कटाई के कारण जमीनें दो जाती है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, और कोई भी जागरूक नागरिक, कोई संगठन, अगर कोई पत्रकार भी अगर अखबार में छाप दे, वो जिंदा रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं साहब। कोई पत्रकार एक खबर छाप दे कि हां अवैध खनन होता है, तो उसको मौत की धमकियां दी जाती है साहब। और कभी कभी तो पुलिस थाने में से फोन जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाइयों? और इसलिए हम सत्ता के लिए जीने मरने वाले लोग नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जिंदगी लगाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, ये जो इन्होंने स्थिति बनाई है, इस स्थिति के खिलाफ हमारा लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। इस बार का उन्होंने चुनाव का संकल्प पत्र निकाला है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए इतना स्पष्ट टाइम बाउंड अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संकल्प पत्र में लिखा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की रचना करने की घोषणा की है। व्यापार उद्योग के लिए सीएमओ में, सीएम ऑफिस में सिंगल विंडो क्लियरेंस की उन्होंने व्यवस्था करके रखी है। ये जो वादे किए हैं, ये वादे उत्तर प्रदेश के सामान्य मानवी को सामान्य तौर पर होने वाली कठिनाइयों से मुक्त कराने का एक सरल रास्ता खोजा है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवानों के लिए आधुनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 6 आईटी पार्क निर्माण करने का उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषित किया है। भाइयों बहनों, एक मौलिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है, और उन्होंने कहा है एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 1000 करोड़ रुपए से लागू की जाएगी। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत बढ़ई हो, दर्जी हो, सुनार हो, टोकरी हो, बुनकर हो, मोची हो, हलवाई हो, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, उनको आर्थिक मदद करके उनको शक्तिशाली बनाने की दिशा में ये बोर्ड काम करेगा। पहली बार समाज के इस वर्ग को फलने फूलने के लिए सरकार की तरफ से पूरी सहायता करने का विचार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया है। भाइयों बहनों, ये हमारा हरदोई
कालीन के कारीगर हजारों की तादाद में हमारे यहां कालीन के कारीगर हैं। सपा बसपा दोनों ने इन बुनकरों की भलाई के लिए न कोई योजना बनाई, न कोई व्यवस्था करी की। भारत सरकार इन हथकरघाओं के द्वारा हुआ काम हमारे मानवीय लोगों के द्वारा जो कला है उसका ग्लोबल मार्केटिंग करके दुनिया में एक्सपोर्ट करने की दिशा में दुनिया के साथ समझौते करके व्यापार को बढ़ावा करने की एक ताकत दी है। भाई सरकार खुद जिम्मेवारी लेती है। छोटा गांव होगा, छोटा घर होगा, उसमें भी बनी हुई चीज दुनिया के बाजार में बिक सकती है, इसकी चिंता हमने की है। भाइयों बहनों, इस विश्वकर्मा योजना के तहत उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने चुनावी संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे किसान हैं उनके फसल को लेकर के जो कर्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, जो उत्तर प्रदेश मेरा माई बाप है, उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूं, यहां के सांसद के नाते वादा करता हूं, इस उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा वादा करता है, 11 मार्च को नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शपथ समारोह होगा। उसके बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग में ही किसानों की कर्ज माफी का निर्णय कराऊंगा। ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमारे देश में एक बार महंगाई बढ़े, दाम बढ़े, तो कभी कम होने का नाम नहीं लेते। धीरे धीरे लोगों को आदत भी हो जाती है। मैं आज मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, चौधरी चरण सिंह जी जब इस देश में एक प्रधानमंत्री थे कुछ समय के लिए, सिर्फ वो एक समय था, एकमात्र चौधरी चरण सिंह जी का समय, जिसमें फर्टिलाइजर के खाद के दाम कम हुए थे। 70 साल में और कोई सरकार में कम नहीं हुए। पहली बार ये उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा, एक गरीब मां का बेटा जब प्रधानमंत्री बना, सालों बाद डीएपी में 1 टन में 3,800 रुपया का दाम कर दिया गया, कम कर दिया गया भाई। और उसके कारण 50 केजी की बोरी में किसान को 200 रुपये की बचत हो गई। एमओपी 1 टन में 5,000 रुपया दाम कम किया और उसके कारण 50 केजी की बोरी में किसान को 250 रुपया कम खर्चा हुआ। भाइयों बहनों, मिश्रित एनपीके प्रति टन 1,000 रुपया कम हुआ, बोरी में किसान को 50 रुपये का मदद हुआ।
करीब करीब 5,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में बच गए। भाइयों, हिंदुस्तान में चरण सिंह जी के बाद पहली बार किसानों के लिए काम करने वाली सरकार ने यह करके दिखाया। भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री बना, कुछ ही दिनों में जो मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थी, उसमें सबसे ज्यादा चिट्ठी इस बात की आती थी कि हमें यूरिया चाहिए, यूरिया की कमी है, किसान परेशान है, हमें यूरिया दीजिए। भाइयों बहनों, एक बार मुझे चिट्ठियां आई शुरू में जब मैं नया नया आया था। आज भाइयों बहनों, मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि पिछले 2 साल में यूरिया के लिए हिंदुस्तान के एक भी मुख्यमंत्री की मुझे चिट्ठी नहीं आई। आप मुझे बताइए, यूरिया के लिए आप लोग रात रात कतार में खड़े रहते थे कि नहीं खड़े रहते थे? यूरिया काले बाजारी से लेना पड़ता था कि नहीं लेना पड़ता था? जब जरूरत पड़े तब यूरिया मिलता था क्या? काले बाजारी से लेना पड़ता था कि नहीं? 2 साल हो गए, न यूरिया के लिए कोई कतार लगी है, न यूरिया की कतार पर लाठीचार्ज हुआ है, न यूरिया ब्लैक मार्केट से लेना पड़ा है। क्यों? भाइयों बहनों, हमने नीति बदल दी, यूरिया का नीम कोटिंग किया। पहले यूरिया चोरी होकर के केमिकल के कारखानों में चला जाता था और बड़े बड़े धन्ना सेठ उसका उपयोग अपने जो अलग अलग केमिकल बनाने के लिए करते थे। यूरिया किसान के खेत में नहीं पहुंचता था। सब्सिडी के पैसे किसान के नाम से बिल फटते थे, लेकिन मलाई खाता था कारखाने वाला। हमने जब नीम कोटिंग कर दिया, 100% नीम कोटिंग कर दिया, उसकी स्थिति ये हुई कि आज नीम कोटिंग किया हुआ यूरिया, मुट्ठी भर यूरिया भी अब किसी फैक्ट्री वाले को काम नहीं आ सकता। पहले लोग यूरिया से सिंथेटिक दूध बना करके लोगों की हेल्थ पर खिलवाड़ करते थे। अब वो यूरिया से सिंथेटिक दूध भी बनना बंद हो गया। अब वो नीम कोटिंग यूरिया सिर्फ और सिर्फ जमीन और खेती के सिवाय काम ही नहीं आ सकता है। अब चोरी होगी क्या? चोरी होगी क्या? कालेबाजारी होगी क्या? ये काम पहले इतनी सरकारें आई, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिंपल काम है भाई। नीम के पेड़ की जो फली है उस तेल को मिक्स कर देना होता है, कुछ करना नहीं होता है। इन्होंने नहीं किया क्योंकि केमिकल फैक्ट्री वालों की भलाई करना चाहते थे, किसानों की भलाई करना नहीं चाहते थे। हमने इसको कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि किसान के खेत को भी नीम कोटिंग के कारण जमीन का लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। बुआई बढ़ी, लेकिन फर्टिलाइजर कम उपयोग में आया, किसान का पैसा बच गया, जमीन की तबीयत भी ठीक होने लग गई। भाई इतना ही नहीं, अभी मैंने उसका सर्वे करवाया, तो उस सर्वे में भी सैंपल सर्वे करवाया। जिनको ने पूरी तरह नीम कोटिंग यूरिया समय पर डाला, उनके गेहूं के उत्पादन में 5% वृद्धि हुई। जिन्होंने धान की खेती की, गन्ने का उत्पादन किया, उनके उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई।
ये सीधा सीधा जमीन उतरी, मेहनत उतरी, ज्यादा कमाई हुई। भाइयों बहनों, किसान के लिए कैसे काम करना, ये आपको ध्यान में आता है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान 50% से अधिक किसानों को लाभ दे रहा है। मध्य प्रदेश 50% से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़, हरियाणा भाजपा की सरकारें हैं, 50% से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन ये काम करने वाली सरकार किसके लिए काम करते हो रे? उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिर्फ 14% किसानों को ये पाक बीमा योजना का लाभ मिला। उन्होंने औरों को नहीं लेने दिया। क्यों भाई? भारत सरकार खर्चा कर रही है 2% का बीमा दर, 1.5% का बीमा दर, 98% सरकार दिल्ली से देती है। लेकिन अखिलेश जी को ये काम नहीं लगता है भाइयों, और किसानों को बीमा नहीं हुआ। और बीमा कैसा है? किसान भाइयों बहनों, आप तक इन्होंने बात भी नहीं पहुंचाई होगी। ये बीमा कैसा है? अगर आपको जून महीने में बुआई करनी है और मान लीजिए बारिश नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए, सब तैयारी करके रखा है, खर्चा करके रखा है, खेत जोत करके रखा है, सब कुछ तैयार है, जुलाई में बारिश नहीं हुई, बुआई नहीं हो सकी। अगस्त में बारिश नहीं हुई, बुआई नहीं हुई। साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? किसान का सब लूट गया कि नहीं लूट गया? खर्चा तो किया था, बारिश का इंतजार था, पानी का इंतजार था, नहीं कर पाया। हमने ऐसा बीमा दिया है कि बुआई नहीं कर पाया तो भी अगर वो उसको नुकसान हुआ है तो भी उसको बीमा का पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए अच्छी बारिश हो गई, अच्छी फसल हो गई, अच्छी कमाई हो जाए, ऐसी स्थिति बन गई, सारी फसल काट करके सारा खेत में ढेर पड़ा है, धान का, गेहूं का, सब रेडी है, बस बाजार से ट्रैक्टर आने वाला है या बैलगाड़ी आने वाली है, मंडी में पहुंचाने का ही तैयारी चल रही है। अचानक ओले गिर गए, अचानक वर्षा गिर गई, आंधी आ गई, उसकी कटाई की हुई, ढेर रखा है, एक प्रकार से रुपयों का ढेर है किसान के लिए, वो सब बर्बाद हो गया। पहली बार हम ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए कि खेत में कटाई के बाद 15 दिन के अंदर ऐसा नुकसान होता है तो उसको भी बीमा का पैसा मिलेगा। भाइयों, ये काम हमने किया। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी स्थिति करे तो किसान को आत्महत्या करने की नौबत आएगी क्या? किसान को कभी संकट आया तो मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन भाइयों बहनों, जिनका काम बोलता है उनका किसान नहीं बोलता है कि उसको बीमा मिला है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों का भला करने का उनका इरादा नहीं है। भाइयों बहनों, कल आपने एक खबर अखबारों में देखी होगी, एक बहुत बड़ा फैसला मैंने किया है, और आप जानते हैं मेरा हर फैसला ऐसे ऐसे लोगों को जन्म देता है जो मोदी को सबक सिखाने का संकल्प कर लेते हैं। मैं एक निर्णय करता हूं तो सामने 50 लोग तैयार हो जाते, अच्छा ये मोदी कर रहा है, दिखा देंगे, ये हाल है मेरा। लेकिन क्या मुझे डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? रुकना चाहिए क्या? और ऐसे लोगों के सामने झुकना चाहिए क्या?
अरे झुकूंगा तो 125 करोड़ देशवासियों के सामने झुकूंगा। भाइयों बहनों, मैंने अभी एक निर्णय किया। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग नाराज होंगे, मुझ पे कितने खतरे आएंगे, मैं जानता हूं कैसी कैसी तकलीफें पैदा करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने निर्णय किया है, गरीबों के लिए किया है, मैंने निर्णय किया है, सामान्य व्यक्ति के लिए किया है। हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है और डॉक्टर के पास जाओ, आप तो कुछ जानते नहीं हो, अंदर ले जाते हैं अकेले को, ऑपरेशन थिएटर में सुला देते हैं, अंदर क्या करते हैं पता मालूम नहीं, बाहर आते हैं तो उसके पहले बिल आ जाता है। एक हार्ट की बीमारी होती है तो स्टेंट लगा देते हैं, और मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि छल्ला लगवाते हैं, छल्ला है, हृदय की बीमारी हो तो बोले छल्ला लगवा देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सालों से ये हृदय रोग का बीमारी गरीब को भी होती है, मध्यम वर्ग को होती है, टीचर को होती है, दरोगा को होती है, सामान्य व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब उसको बीमारी होती है तो बिल लगता है 45,000 रुपया। अगर देसी बनावट का छल्ला लगवाया 45,000 रुपया, तो गरीब सोचता है चलो भाई संभल के जिएंगे, भगवान ने जितना दिन रखा रहेंगे, 45,000 कहां से लाएंगे। वो बेचारा जीवन और मृत्यु के बीच जिंदगी गुजारा कर लेता है। और विदेशी छल्ला लगाना है तो डॉक्टर कहते हैं कि देसी छल्ला लगाओगे तो 10 साल जियोगे, ये वाला छल्ला लगाओगे तो 25 साल जियोगे, और ये वाला छल्ला लगाओगे तो जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उसको भी लगता है यार ये छल्ला लगवा लो, भले कर्ज कर लेंगे। भाइयों बहनों, 2.25 लाख रुपयों में छल्ले लगते थे जो बाहर से आए। हमने एक नियम बनाया कल, जांच की पूरी, मैं 2 साल से लगा था, बारीकी से पूछा बताओ तुम्हारा कितने पैसों में तैयार होता है, बताओ मुझे, हर चीज का हिसाब लिया। आखिरकार परसों रात को मैंने फैसला कर दिया कि जो छल्ला 45,000 रुपए में बिकता था वो अब 7,000 रुपए में बिकेगा। भाई, जो छल्ला 2-2.5 लाख रुपए में बिकता था वो 25-30 हजार रुपए में बिकेगा। भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए, ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? वो मोदी पे गुस्सा करेगा कि नहीं करेंगे? मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मेरे खिलाफ बवंडर खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? अखबारों में लेख लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे? मेरी बेइज्जती करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? लेकिन ये मैंने किया किसके लिए भाई? मुझे तो छल्ला लगवाना नहीं है जी। किसके लिए किया? आप लोगों के किया है, गरीब लोगों के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है भाइयों। और इसलिए ये करता हूं, इसलिए करता हूं कि मुझे विश्वास है देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है।
आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। ये सपना पूरा होकर के रहेगा। दवाइयां, भाइयों बहनों, दवाइयां कैसे बिक रही थी, मैं तो हैरान हूं साहब। 3 बीमारियां खास, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग। अब ये बीमारी भी ऐसी है कि कोई भी आदमी चिंता करता है जो भी खर्चा करना पड़े दवाई ले ले, समझ पता तो है नहीं। हमने जन औषधि के केंद्र खोले सैकड़ों की तादाद में। सबसे पहला काम किया, एक 670 के करीब 670 के करीब दवाइयों की सूची बनाई जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग के लिए जरूरत पड़ती है। अनाप शनाप पैसे लेते थे, अनाप शनाप, कोई पूछने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, हमने इन 700 दवाइयों की सूची बनाई, उसका दाम पक्का कर लिया और ये दवाई बनाने वालों को मजबूर कर दिया कि इससे ज्यादा पैसे नहीं लोगे। जिस दवाई का 200 रुपया लूटते थे, 30-40 रुपये देने में मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, गरीब का भला कैसे होता है? अगर सरकार में दम हो, अगर सरकार में दम हो तो भाइयों बहनों, गरीब को ध्यान में रख करके, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, अगर एक बार नेक इरादे हो तो ये भी काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, शौचालय बनाना, क्या उसके लिए बहुत बड़े इंजीनियरों की जरूरत थी क्या? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज भी हमारी माताएं बहनें, उनको खुले में शौच जाना पड़े, इसके लिए हमें चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज भी करोड़ों करोड़ों मेरी मां बहनें खुले में शौच जाना पड़ता है और वे सूरज उगने से पहले भागती है शौच के लिए। उसको डर रहता है कहीं सूरज निकल जाएगा तो कहीं जा नहीं पाऊंगी। वो चैन से सो नहीं सकती है, दिन में भी उसको जाना है, शरीर को पीड़ा हो रही है, वो इंतजार करती है कि सूरज ढलने के बाद जाऊंगी। और डर भी रहता है कोई सरफरा इज्जत लूट न ले। कितनी मुसीबत से हमारी गरीब माताएं बहनें जीवन गुजारा करती है, क्या उनको शौचालय जैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने इसका बीड़ा उठाया, लगा हूं मैं। लोग कहते हैं हम फलाना बनाए, हमने ढिकना बनाए। अरे जो बनाए बनाओ, मुझे तो मेरी गरीब मां के लिए शौचालय बनाना है। तुमको जो बनाना है बनाते रहो, और तुम उत्तर प्रदेश को भी बनाते हो, मूर्ख बनाते रहते हो। भाइयों बहनों, गरीब को ध्यान में रख करके हम काम करते हैं। आप मुझे बताइए, ये एलईडी बल्ब ये कोई मोदी ने आकर के खोजा है क्या? भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब अगर लगाते हैं तो गरीब के घर में अगर 3-4 लट्टू है, उसका 250-300 रुपया बिजली का बिल बच जाता है। अगर 250-300 रुपया बिजली का बिल बच जाता है तो बच्चे को दूध पिला सकता है सिर्फ एलईडी बल्ब लगाने से। पहले एलईडी बल्ब की कीमत होती थी 300-400 रुपया। हम आए, हिसाब लगाया, बुलाया, तो बताओ भाई क्या है? हिसाब लगा तो साहब मामला 70-80 पर आ गया। ये लूट है कि नहीं बताइए?
ये लूटोरे के भागीदार सरकार में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मैंने कह दिया 80 रुपए में एलईडी का बल्ब बेचना पड़ेगा। अब मुझे बताइए वो मुझे जिंदा रहने देंगे क्या? मेरा जितना नुकसान करना होगा छोड़ेंगे क्या मुझे? अरे मेरा जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज 20 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब घरों में पहुंचा दिए और भाइयों बहनों 11,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बिजली का बिल गरीब आदमी का कम हो गया, उसके जेब में पैसा बच गया। भाइयों, काम कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अकेले हरदोई जिले में 1.25 लाख एलईडी बल्ब लगे। 1.25 लाख। लोगों को लगता है ना मोदी की योजना नीचे नहीं पहुंचती है, मैं तो हरदोई जिले का बताऊं, 1.25 लाख एलईडी बल्ब अकेले हरदोई जिले में पहुंच गए। भाई, मैं जरा उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे काम करती है मैं बताता हूं जी। हमने गरीब परिवारों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में देने के लिए 1.25 लाख परिवार, उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने के लिए भारत सरकार ने पैसा देने की घोषणा की। 1.25 लाख गरीब परिवारों में बिजली आएगी तो अखिलेश जी का कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान होगा क्या? सरकार पैसे दिल्ली की भाजपा की सरकार दे रही है। आपको दुख होगा, 1.25 लाख लोगों के लिए पैसे देना तय किया, पैसे पड़े हैं, ये सिर्फ 13,000 घरों में बिजली दे पाए। कौन जिम्मेवार इसके लिए? ये काम बोलता है आपका? पैसे दिल्ली की सरकार दे रही है, लोगों को बिजली चाहिए, लेकिन आपकी सरकार नाकाम है, काम नहीं करती, उसके कारण उनको बिजली नहीं मिल रही है। भाइयों बहनों, ऐसी जिन्होंने सरकार चलाई है, ऐसे लोगों को एक पल रहने का अधिकार नहीं। अभी हमने निर्णय किया है, नोटबंदी का निर्णय किया। आठ नवंबर रात को 8 बजे अच्छों का पत्ता साफ हो गया कि नहीं हो गया? लुटेरों को पता चल गया ना कि कोई आया है, कोई उत्तर प्रदेश का लाल आया है जो अब गरीबों को लूटने नहीं देगा। पता चल गया कि नहीं चल गया? भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन्होंने 70 साल तक गरीबों का लूटा है, उनको लौटाना ही पड़ेगा। 10 बार कहता हूं, लौटाना ही पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये मेरी लड़ाई है, और भ्रष्टाचार, काले धन की जुगलबंदी है। भाइयों, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आप मुझे बताइए, सारी बुराइयों की जड़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नौकरी नहीं मिलती भ्रष्टाचार के कारण है कि नहीं है? घर नहीं मिलता है भ्रष्टाचार के कारण है कि नहीं है? अरे रेलवे में टिकट ना मिले, ये भ्रष्टाचार के कारण होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, बीमारी इतनी फैली हुई है, 70 साल में कुछ भी नहीं बचने दिया है। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने तबाही लाई है। उसके खिलाफ किसी ने तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भाइयों, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नोटबंदी करके एक मैंने बड़ा अहम कदम उठाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जिन्होंने नोटों के बंडल घर में रखे थे, बिस्तर के नीचे रख करके सोते थे, सब ठिकाने लग गए कि नहीं लग गए? पाई बैंकों में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब वो बैंकों से पैसा देश के विकास में काम लगेगा कि नहीं लगेगा? जिन्होंने चोरी का माल इकट्ठा किया था, उनको हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? भाइयों बहनों, हिसाब पूरा करके रहने वाला हूं मैं, रुकने वाला नहीं हूं।
कैसे काम होता है। हमारा नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने जनपद में मिले ऐसी व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? आप मुझे बताइए भाई। सरकार में एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो, 80% मार्क्स आए हो, फिर आपको सरकार बुलाती है टेस्ट देने के लिए, लिखित में टेस्ट देते हो, उसमें भी 80% मार्क आ जाए तो फिर चिट्ठी आ जाती है, फलानी तारीख को इंटरव्यू है। इंटरव्यू आने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है। इंटरव्यू आने से खुशी नहीं होती है, नींद उड़ जाती है। आपको खोजते हैं, यार कोई जान पहचान वाला मिल जाए ताकि इंटरव्यू से निकल जाऊं। होता है कि नहीं होता है? आपके घर में इंटरव्यू पहुंचता है, 2 दिन में बिचौलिया आ जाता है। अच्छा इंटरव्यू आ गया, आपको लगता है इस भाई ने मदद की होगी, फिर कहता है चिंता मत करो, नौकरी पक्की है, बस 2 लाख दे दो। वो बिचौलिए घूमते हैं, इंटरव्यू वालों के घर जाते हैं, 2 लाख 5 लाख 2 लाख 5 लाख। और गरीब माँ सुनती है कि बेटे को नौकरी लगने वाली है, लेकिन बेटा बेचारा दुखी है, रात को सो नहीं पा रहा है, तो माँ कहती बेटा चिंता मत कर, ये तेरे बाप जाते जाते मेरे लिए गहने छोड़ गए हैं, ये गिरवी रख दो, बेच दो, अगर 2 लाख रुपया मिल जाता है, किसी से कर्ज ले लो, लेकिन एक बार बेटा नौकरी ले लो, जिंदगी बन जाएगी। गरीब माँ अपने गहने गिरवी रख करके बेटे को इंटरव्यू पास करने के लिए पैसे देती है। भाइयों बहनों, क्या यह स्थिति बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और क्या मुझे बताइए, कोई दुनिया में ऐसा एक्सरे है क्या? ऐसा कोई विज्ञान है क्या? कोई तीसरा लोचन है क्या किसी के पास कि 3 बाबू बैठे हो, एक कमरे से दरवाजे से इंटरव्यू देने वाला घुसता है, 30 सेकंड कमरे में रहता है, 30 सेकंड। एक आध पूछ लेता है कहां से आए, कहां के हो, बस में आए कि ट्रेन में आए, और वो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। ये होता है इंटरव्यू। बताइए भाई, इतने से 30 सेकंड में इंटरव्यू में पता चलता है कि अच्छा है कि बुरा है। तो इंटरव्यू किस चीज के लिए है? मलाई खाने के लिए है कि नहीं है कि नहीं? बताओ भाइयों, है कि नहीं? दिल्ली में मुझे जब से आपने बिठाया, मैंने पहला काम किया, वर्ग 3 और 4 सरकार में 90% जगह वर्ग 3 और 4 की होती है। मैंने कहा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। वो अपना परीक्षा में जो मार्क्स आया है वो कंप्यूटर में डाल देगा, कंप्यूटर तय करेगा कि सबसे ज्यादा पहले 200 कौन है, उन 200 को नौकरी का ऑर्डर चला जाएगा। गरीब विधवा मां के घर भी ऑर्डर सीधा सीधा पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? मैंने अखिलेश जी को कहा कि मैंने दिल्ली में किया है, आप उत्तर प्रदेश में करो ना। नहीं किया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनते ही ये भाई भतीजावाद तेरा मेरा और नौकरी में जिसका हक था उसको मिला नहीं है, उसको हक दिलाने का काम सबसे पहले करेंगे। नौकरी में वोट बैंक के आधार पर नौकरी देना, फलानी जाति के लोग वोट देते हैं, उस जाति को वो नौकरी भी देना। भाइयों बहनों, तो बाकी लोग जाएंगे कहां? भाइयों बहनों, यह अन्याय है। यह अन्याय के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव परसों कल हमारे वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट छोड़े। दुनिया के किसी देश ने हमसे सबूत नहीं मांगा है, लेकिन जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सबूत मांग रहे थे, सबूत।
मैं तो कल सोच रहा था, मैंने वैज्ञानिकों को फोन किया, मैंने कहा भाई कुछ सबूत बबूत रेडी रखना, पता नहीं कोई निकल पड़ेगा कि मोदी ने तो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है इसलिए 104 सैटेलाइट छोड़े हैं, सबूत रेडी रखना। मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक, देश की फौज के लोगों ने जान की बाजी लगा रहे थे और तुम सबूत मांग रहे थे। शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन फौज के जवानों को 40 साल हुए भाइयों, 1 रैंक पेंशन नहीं देते थे। हमने वादा किया था, 12,000 करोड़ की लागत आई, 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया भाइयों। भाइयों बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हमें विकास के लिए वोट चाहिए, गुंडागिर्दी का खात्मा करने के लिए वोट चाहिए, जिसका हक है उसको न्याय देने के लिए विकास के लिए वोट चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर दिखाई दे, हाँ बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। प्रधानमंत्री भारत का, प्रधानमंत्री भारत का जाबाज दिलेर दिखाई दे, बीजेपी के शेरों में ये